हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ देव और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देव ट्यूटोरियल पे। आज इंडिपेंडेंस डे है, 78th इंडिपेंडेंस डे और आप सभी का स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे जैसे कि पीसीएस के बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि बीपीएससी का 70th एग्जामिनेशन होगा प्रीलिम्स, और उत्तर प्रदेश का भी जो है लोक सेवा आयोग का, आरओ का, और उसके बाद और भी कई तरह के जो एग्ज़ाम होंगे पीसीएस से रिलेटेड या उससे भी नीचे लो लेवल के, उसमें भी इसका फ़ायदा होगा। कैसे फ़ायदा होगा तो देखो क्या करेंगे हम, इसमें काम करेंगे कैसे कि 5 ईयर्स का जो PYQ है, मतलब बीपीएससी का, उत्तर प्रदेश का भी, इन सभी को एक साथ लेके हम लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे। और आप जानते हो कि PYQ जो है कितना इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस पेपर जो होता है, क्वेश्चंस होते हैं, उससे एक तो कई बार आपको रिपीट क्वेश्चन भी मिल जाएगा। रिपीट क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, दोबारा से पूछे जाते हैं, और कई बार आपको देखोगे कि प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि क्वेश्चन का क्या लेवल है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपको क्वेश्चन जब आप लोग बार बार देखेंगे तो, और उससे इसका आधार वही पढ़ोगे। इसमें हम लोग जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ है अभी 69th बीपीएससी प्रीलिम्स, उसके क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें भी अभी शुरुआत हम बीपीएससी से ही कर रहे हैं। इसमें 5 ईयर्स का जो है 5 ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे और सब्जेक्ट वाइज लेके चलेंगे। जैसे कि अभी आज वाले में हम पॉलिटी देखेंगे, और जब 5 ईयर 5 सालों का जो पॉलिटी के क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे तब हम लोग स्टार्ट करेंगे कोई और सब्जेक्ट, या तो साइंस करेंगे, और हमारे जो कलीग हैं वो लोग एक साथ करेंगे, जो पार्टनर हैं मिलेंगे, वो लोग कुछ सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो ऐसे कर करके हम लोग सब प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आपको भी काफ़ी फ़ायदा होगा और सभी सब्जेक्ट को देखा जाएगा। और लगभग इसमें टारगेट है 69th 68th। फिलहाल तो ये मैंने ऐसे बनाया, बाकी इसमें सिर्फ बीपीएससी का ही नहीं, बाकी यूपी का और फिर और भी स्टेट्स का जितना भी हो पाएगा करेंगे। अभी 5 ईयर का इसलिए लेकर चल रहे हैं कि अगर ये हो गया फिर उसके बाद 5 ईयर का और भी कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट अभी टेंटेटिव आया हुआ है। हो सकता है पेपर हो जाए बिहार वाला या आगे पोस्टपोन्ड हो, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। ठीक है, और मैं वो बता दूं कि देखिए, जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जो रिसोर्स मैंने यूज किया हुआ है, जो हम पढ़ते हैं, तो उसको मैं शेयर भी कर दूंगा आपको। कि जैसे कि अभी पॉलिटी के लिए आप लोग जो है एम लक्ष्मीकांत की जो इंडियन पॉलिटी आती है उससे पढ़ सकते हो। मैं भी जो बहुत मैंने भी उसको पढ़ा है। एनसीईआरटी भी मैंने देखा है, एनसीईआरटी भी अब देखो 11th 12th की, और काफ़ी क्वेश्चन वहाँ सीधे तो रहता ही है। बाकी अंडरस्टैंडिंग आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं देख पढ़ना है, सीधे एक बुक को पढ़ना है, तो आप एम लक्ष्मीकांत देखो, काफ़ी है, इनफ है ना। उससे सब अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा उससे। बाकी लुसेंट की बुक अच्छी है फैक्ट्स के लिए, आप उसको याद रखो, ले लो। बेयर एक्ट है जो है, उससे आर्टिकल्स वगैरह के लिए आप उसको रखो, क्योंकि पीसीएस वगैरह में तो भाई आर्टिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखिए। मैं भी कुछ बहुत सारे कंटेंट आपको शेयर करूँगा, तो यही रिसोर्स से शेयर करूँगा, एम लक्ष्मीकांत से भी चीज़ें आपको दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पॉलिटी का ही पहला प्रश्न है। देखो मैंने इसमें जो है, अब पीसीएस में जो है बिहार वाले में लोग अधिकतर हिंदी में ले गए, हिंदी में ही पढ़ते हैं, और इंग्लिश में भी लोग पढ़ते हैं। तो मैंने दोनों में सैम्पल कर दी, पेपर मतलब दिया हुआ है, जैसे कि एग्ज़ाम में आता है। मैंने एक्चुअली जो पेपर जो हुए थे भी लास्ट टाइम, तो उसको मैंने डाउनलोड करके और उसको ही मैंने यहाँ पर दिया, अलग से मैंने टाइप वगैरह नहीं किया है। ठीक है, कि अब उससे ऐसे ही दिखे। तो देखो इसमें स्टार्ट होता है ये, यहाँ से देखो पहला क्वेश्चन है, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो कॉलेजियम प्रणाली, अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आप पहले से पॉलिटी वगैरह पढ़े हो। जो लोग नहीं भी पढ़े हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद अब जो रिसोर्स बताया गया या वो जो भी रिसोर्स जानते हैं कहीं से भी पढ़िए, सभी रिसोर्स में एक ही चीज़ मिलेगा। तो वहाँ से अपने बुक्स को, अपना जो टेक्स्ट बुक है आपका, वहाँ से आप पढ़ो। पढ़ने के बाद फिर दोबारा लगा देखो क्वेश्चन, है ना। और मैं इसमें क्वेश्चन आपको बताते चलूँगा। उसके पहले जैसे कि आप क्या करोगे, मान लो ये क्वेश्चन आपको खुद लगाने हैं, तो आप वीडियो पॉज करो और खुद ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद फिर आंसर देखो, है ना। अब जैसे कॉलेजियम प्रणाली है, कॉलेजियम हमेशा न्यूज में रहता है, और देखो करेंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन सब एग्ज़ाम के लिए, आप जानते हो। तो आप ये सब जानते होगे कि करेंट अफेयर्स वगैरह की
कितना इम्पोर्टेंस है एग्ज़ाम में, तो उसी हिसाब से हमें करंट अफेयर्स को भी देखते चलना है। तो आप उसको भी पढ़ना, मैं कोशिश करूँगा, धीरे धीरे चीज़ें आती रहेंगी। तो कॉलेजियम प्रणाली जो है, अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं, और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। एकदम सही बात है, 4 लोग होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, 5 जज होते हैं। तो ये तो पहला सही है, ठीक है। दूसरा, संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया है। आपने पढ़ा होगा कॉलेजियम प्रणाली, तो हम जानते होंगे कि इसी में तो विवाद चलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, जो है कॉलेजियम नहीं होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि जो NJAC एक शब्द टर्म है जिसका नाम है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, है ना। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं 1998 में कॉलेजियम लाया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया था। इसमें संसद मतलब पार्लियामेंट के द्वारा नहीं। तो जब ये आया, उससे पहले प्रॉब्लम क्या था, कंसल्टेशन एक शब्द पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी। मतलब कि जैसे कि जो भी गवर्नमेंट, आप जानते हो कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति करता है। और हमारे ये संविधान में ये है कि विद द कंसल्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति के माफ़ करिएगा, विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब मुख्य न्यायाधीश के कंसल्टेशन पे जो है, मतलब ये सिफारिश करेंगे मुख्य न्यायाधीश, और राष्ट्रपति जो है नियुक्त करेंगे, है ना। अब इस चीज़ पर सुनवाई के इसी आधार पर बाद में हुआ कि ये कई तरह के विवाद आए बीच में, और सरकार और केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। गवर्नमेंट कहती, जैसे कोर्ट कहता था कि जो मुख्य न्यायाधीश का जो भी कंसल्टेशन होगा, जो भी सिफारिश होगी, उसको मानना मतलब एक तरह से बाइंडिंग होगा राष्ट्रपति पे, सरकार पे। सरकार कहती है कि ऐसी बाइंडिंग नहीं होगी। तो इस तरह की चीज़ चलता रहा, और 1998 में जो है ना, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम एक सिस्टम शुरू किया। अब 1998 में कॉलेजियम सिस्टम शुरू हुआ, उसके बाद कुछ सालों तक चला, 10 साल 12 साल तक चला। 2014 में जो है पार्लियामेंट ने क्या किया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस कर दिया और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक बनाया, है ना। और इसको जो है फिर 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको भी जो है मतलब 2015 में इसको, मतलब 2014 में लाया गया, 1 साल बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया। किसको? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। मैं लिख देता हूँ, उसका क्या नाम था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है ये सिस्टम शुरू किया। इसमें मतलब कि सरकार के लोग होते होंगे और ये सारी चीज़ें था, इसके बारे में पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट अब नहीं रहा, क्योंकि दोबारा 2015 में जब से ख़त्म कर दिया गया तब से तो अभी न्यूज में तो नहीं है। तो ठीक है, बाकी आपको टाइम मिले तो उसको पढ़ लीजिएगा NJAC के बारे में, यहाँ पे उसके बारे में ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद 2015 में असंवैधानिक हो गया। तो अब देखो इसमें जो है तो पहला तो सही है, दूसरा जो है गलत हो गया, है ना। किसने लाया था? संसद ने लाया था, ये लाया था किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। तीसरा है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। सही बात है, अभी पता है मैंने, अभी सुना ही होगा। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। कॉलेजियम जो 5 लोगों का, जो 4 लोग और 4 जज और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी सिफारिश से जो लोगों को भेजा जाता है सरकार या ये कहें राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति काम जो करता है वो केंद्र सरकार के सलाह पे ही काम करता है, तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, तो तीसरा एक सही है और थर्ड सही है, दूसरा गलत है। आप देखो इतने ही से आप आंसर लगा सकते हो। जैसे पूछ रहा है कि सही कथन सही कौन से हैं कौन से नहीं है,
मतलब कि आप इसमें हमेशा ध्यान देना है कि कई बार कोई क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछता है कि सही है या गलत है, तो इसमें हमें ध्यान देना है। कई बार आप ये समझ नहीं पाते हो कि आंसर में सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, तो गलतियाँ हो जाती हैं, तो इसमें हमें ध्यान देना है। तो आप देखो, तो एक तो सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। तो आप उसमें देखो क्लोजन प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में या दिस पी नहीं 1993 में नहीं, अभी मैंने आपको बताया था कब शुरू हुआ था, तो 1998 में शुरू हुआ था। 1998 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1998 में शुरू हुआ था, इसको याद रखिएगा। ठीक, तो आंसर कौन सा हो गया भाई? आंसर हो गया 1 और 3। 1 3 कहाँ है? डी में, तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जो कुछ इम्पोर्टेंट संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसको आपको पढ़ना है, याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आता है। सब नहीं आता है, लेकिन कुछ याद रखेंगे। जैसे कि कुछ जो इम्पोर्टेंट है मैं मुझको बता देता हूँ। जैसे कि 42 है ना, उसके बाद 44 है। अब 42 इम्पोर्टेंट क्यों है? कहा जाता है कि 42 जो है एक तरह का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है ना। काफ़ी चीज़ों इसमें मतलब बदला गया था, काफ़ी कुछ। तो पहले तो अब देखो 42 जो है 1976 में आया था, हुआ था। ठीक है, 1976 में। और इसके बाद फिर है 44 अमेंडमेंट, वो 1978 में आया था। ये कौन सा था? 44 अमेंडमेंट। एक मैं काम करता हूँ, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप ध्यान दो कि सारे लिखता हूँ। देखो, एक तो हो गया 42, ठीक है, एक हो गया 44, याद रखो आप 61। और वैसे भी जैसे कि फंड आर्टिकल 1 से लेकर 1 तो आप याद रखोगे भाई, शुरुआती है तो ये तो याद सबको ही होता होगा। तो आर्टिकल 1 से लेकर 1 2 3 4 ये सब याद रखो, 5 याद रखो। उसके बाद सिटीजनशिप आता है। हाँ, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप क्या करोगे, जो आर्टिकल तो याद रखोगे ही, पहले ये बताता हूँ। आप पहले आर्टिकल याद कर लो, 1 से लेके शुरुआती का फंडामेंटल राइट्स तक याद कर लो, डीपीएस भी याद रख लो, है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या बता रहा था कि आप जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो किस पार्ट में कौन सा, जैसे कि पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 4 में क्या है, इन सभी चीज़ों को याद कर लो, है ना। जैसे कि मान लो 22 पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो 22 में ही किस में कौन सा है, तो उसको याद रखो, है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों को याद रखना आपको। आर्टिकल तो बता दिया, ये आपको देखो, सॉरी मैं आर्टिकल में चला गया था, आर्टिकल भी याद रखो, ठीक है। और दूसरी बात ये अमेंडमेंट बता रहे थे, 42 अमेंडमेंट, 44 अमेंडमेंट, 61 अमेंडमेंट और 86 अमेंडमेंट, ऐसे करके और कई सारे अमेंडमेंट हैं। उसको मतलब सबको आपको याद नहीं करना है, कुछ जो या तो न्यूज़ में रहता है उसको तो याद करना ही है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट है उसको भी ध्यान में रखना है। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें है कि देखो 42 अमेंडमेंट जो है, अगर आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ के आओ फिर क्वेश्चन लगाओ, तो उसमें देखो 42वें संशोधन में क्या है कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक है समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। जिसको समझने में दिक्कत होता हो आप इंग्लिश में देख लिया करो यहाँ पे, है ना। देखो क्योंकि वो सब जैसे वो दिक्कत होता हो, जैसे कि मान लो कौन से वर्ड जोड़े गए थे, तो प्रीएम्बल में जोड़ा गया था सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, है ना। तो ये तो बात सही है पूरी तरह से, ये जोड़े गए थे। अब ये देखो, ये तो सही है, एक सही है। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, नहीं 8 मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य जो है 10 जोड़े गए थे और एक बाद में फिर और ऐड किया गया था, है ना। और जैसे मौलिक कर्तव्य आता है फंडामेंटल ड्यूटीज जिसको आप कहते हो, जब संविधान बना ना तो उस समय जब लिखा गया उस समय मौलिक कर्तव्य को नहीं जोड़ा गया था, लेकिन बाद में जो है
बाद में जो है जोड़ा गया था, और 42 अमेंडमेंट जो हुआ उसी में ही जोड़ा गया था। लेकिन इसमें दिया हुआ कि 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो ये गलत है। जोड़ा तो गया था 42 अमेंडमेंट में, लेकिन 8 नहीं, है ना, तो ये गड़बड़ है। और अब जैसे कि मौलिक कर्तव्य आप जब पढ़ोगे तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, जैसे कि जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उसकी सिफारिश पे, है ना, ये चीज़ें लाया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। और जो एक बाद में जोड़ा गया था तो उसको 86th अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, मतलब एक, देखो 10 तो पहले से आ गया था, और 86th अमेंडमेंट से एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और एक जो 86 जो जोड़ा गया था वो एजुकेशन से रिलेटेड था, काफ़ी एग्जाम में आता है, पूछा जाता है, तो उसको आप पढ़ना। मतलब 86 जो अमेंडमेंट था उसे क्या जोड़ा गया था, उसे जोड़ा गया था कि 6 से लेकर 14 ईयर्स के बच्चों को एजुकेशन का जो है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप देखते हो स्कूलों में दिया जाता है बच्चों को, है ना, तो एक चीज़ ये है, ठीक है, ये भी समझ गए। तो ये बता दिया आपको। तो ऐसे करके अब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे, जब एक बार पढ़ेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। और इसके बाद जो है एक सही है, 2 गलत। थर्ड में क्या है, इसने नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A, ये सही है, थर्ड सही है। और उसके बाद जो है दिया हुआ, इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। देखिए ये 4 सही है। पूछ रहा है कि ये यहाँ पे आप ध्यान देना है कि पहले ही बताया था कि हमेशा ध्यान देना है आपको कि भाई क्वेश्चन में हमें आंसर सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है, ठीक है, सही पूछ रहा है गलत, यहाँ हमें गलत बताने, गलत कौन से हैं, सही नहीं बताने कि सही कौन से वो नहीं लगाने हमें, गलत कौन से वो लगाने हमें, ठीक है। तो अब देखो अभी बताएगा आपको कि इसमें गलत कौन सा था, 2 मैंने गलत बना दिया था, तो 2 गलत है। और इसके बाद देखो 1 सही है, 4 सही है, 1 सही है, 4 सही है, 2 और 3 गलत है, ठीक है। तो 2 और 3 जो है आंसर हो जाएगा, 2 और 3 आंसर हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। अब देखो कोई किसी भी समुदाय को, कोई भी, अभी आजकल भी न्यूज़ में है, यही क्वेश्चन हो सकता है कि दोबारा पूछा जाए, क्योंकि कुछ राज्य क्या करती हैं कि कुछ विशेष कास्ट के लोगों को SC ST में सम्मिलित कर देती हैं। तो भाई किसी विशिष्ट कास्ट को, जैसे बिहार में ये घटना हुई थी, आप देखना वहाँ पे, तो मान लीजिए कोई कास्ट है, उसको अनुसूचित जनजाति में अगर सम्मिलित करना है तो क्या क्या आधार है, तो ये देखो इसमें जितने भी आधार हैं सब सही है ना। तो इसमें जो है आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, मतलब कोई उनकी संस्कृति जो है, कल्चर जो है ना, आदिम लक्षणों के संकेत मतलब कि पुराने तरीके से अभी भी रह रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है, मॉडर्न नहीं हुए, एजुकेशन की चीज़ें नहीं बढ़ी है उनमें, है ना। जैसे कि लोग अभी अनुसूचित जनजाति के लोग जो अभी जंगलों पे आश्रित है, वैसे वो भी आज का भी वो कास्ट भी उस पर आश्रित है। तो इसको ध्यान देना है। इस आधार पे विशिष्ट संस्कृति मतलब कोई स्पेशल उनकी कल्चर है, कहने का मतलब है कि उनके खाने पीने का ढंग, रहने का ढंग, जो हमारे यहाँ अलग तरह का अलग फेस्टिवल है, उन फेस्टिवल में उनका अलग तरह के फेस्टिवल, और उनके देवी देवता अलग, इस तरह की चीज़ें। बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, है ना, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, तो D सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश में लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से। अब देखो सीधा क्वेश्चन है कि भाई बता रहा है कि मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स है, कहाँ से लिया गया है। अब देखो आपने पढ़ा होगा, जब पढ़ोगे सब पॉलिटी पढ़ोगे, जैसे ही पढ़ो, लक्ष्मीकांत पढ़ लो आप, या NCERT पढ़ लो, हर जगह दिखेगा आपको। ये जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें आपको देखोगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उसका कुछ सोर्स है। जब हमारे जो संविधान लिखने वाले लोग जो थे ना, उन लोगों ने जो भी बेहतरीन चीज़ जहाँ पे दिखा उन्होंने उसको कॉपी किया। अब मेंस में भी इस पर क्वेश्चन आता है क्या, उधार का
संविधान जो है, भारतीय संविधान जो है एक तरह उधार है या ऐसा कुछ कहते हैं। तो एक तो मेंस की बात है, जब मेंस के लिए करेंगे तो उसमें बात करेंगे। तो मौलिक अधिकार जो कहाँ से लिया गया है, तो आप देखो याद रखना, ये चीज़ों को मैं आगे भी लिस्ट दे दूँगा आपको। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका से लेके। आगे देखो लिस्ट आपको दिया गया होगा यहाँ पे, देखो इसको याद रखना या बुक से भी देख लेना। यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से क्या क्या लिया गया है ना। तो देखो फेडरल स्कीम है, ऑफिस ऑफ गवर्नर है, जुडिशियर, पब्लिक सर्विस, सारी चीज़ें दी हुई है, आप खुद पढ़ लोगे इसमें। इसमें देखो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या दिया हुआ यहाँ पे, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। एरिस कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिया गया है, डीपीएसपी, सीधे आप याद रखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर टू राज्यसभा, ये सारी चीज़ें। और वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से क्या लिया गया है, इमरजेंसी प्रोविजन रिलेटिंग टू सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जब ये सारी चीज़ें पढ़ोगे आपको इसमें ध्यान देना है, आप इसको पढ़ोगे, इसको याद रखोगे। जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ। आप जो हिंदी में पढ़ते हैं हिंदी में आप देखोगे यही सारी चीज़ें। क्योंकि मुझे हिंदी का कटिंग मिला नहीं तो मैंने ऐसे इसको लगा दिया। तो ये तो हो गए हमारे 4 तक कंप्लीट हो गए। जो भी चीज़ें आपको समझ में आए आप कमेंट करके हमें पूछें। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। देखियो कुछ क्वेश्चन जो होता है ना थोड़ा थियोरेटिकल रहता है, कॉन्सेप्चुअल रहता है पीसीएस के एग्जामों में, तो हमें तो सभी करने हैं। भारतीय संविधान ने किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया? कितना आसान क्वेश्चन है, अगर एक बार आपने पढ़ा होगा तो वो याद होगा। किससे? आर्टिकल 17 से, अनुच्छेद 17 से, ठीक है ना। देखो आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे करके देखो, जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे ना तो उसमें भी राइट टू इक्वालिटी है ना, ऐसे कर करके आर्टिकल्स बंटे हुए हैं। तो उसको आप तो एक बार बताया था। देखो आर्टिकल 14 जो है, एक मिनट, आर्टिकल 14 जो है, 14 में है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना। और आर्टिकल 15 में जो है इसमें दिया हुआ है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी भी ग्राउंड पे, डिस्क्रिमिनेशन एबोलिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, है ना, और जन्म, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब आधारों पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 17 ने बताया दिया, इसमें अस्पृश्यता को दिया गया। और आर्टिकल 22 में जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट या डिटेंशन, मतलब कोई व्यक्ति अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो उससे रिलेटेड उसको अधिकार है, तो क्या अधिकार है तो वो है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है ना। तो किसके पास है भाई, तो राष्ट्रपति के पास, याद रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जितनी भी अनुसूचियाँ हैं सबको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर अनुसूचियाँ दे दूँ, मतलब शेड्यूल इसमें कहते हैं। तो शेड्यूल देखो, फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, जो भी राज्य हैं और टेरिटोरियल मतलब कि नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, उनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या है और उन राज्यों का नाम क्या है, इसमें दिया हुआ है फर्स्ट शेड्यूल में। और इसी में और भी दिया है जो यूनियन टेरिटरी है उनका एक्सटेंट, कहाँ तक एक्सटेंट है और उनका नाम। सेकेंड शेड्यूल में क्या है, इसमें बात किया गया है इमोलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, पेंशंस आदि सबसे सारी चीज़ों को दिया हुआ है। इसमें आप ध्यान देना है कि सेकेंड शेड्यूल में जो दिया हुआ है, आप इसे खुद पढ़ना। और एग्ज़ाम में आता है कि सेकेंड शेड्यूल में प्रेसिडेंट हैं कि नहीं है, गवर्नर है कि नहीं, ये सब चीज़ों को ध्यान देना है हमें। थर्ड शेड्यूल में देखो क्या है, ओथ है। जैसे कि मान लो कोई मंत्री हो, यूनियन मिनिस्टर हो या एमपी हो या कैग है, तो ये लोग जो है मतलब अपनी नौकरी उनको जब मिलती है, उनको जब जॉब मिलता है, जब नियुक्ति होती है, तो वो पहले क्या करते हैं, ओथ लेते हैं। तो उसके बारे में दिया हुआ है। फोर्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, सब चीज़ों का ध्यान देना है। तो आप जाकर देखो, फोर्थ शेड्यूल में दिया हुआ है एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज।
5th शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, 5वीं शेड्यूल में अनुसूची में, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। यही से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे थे हम, 5वीं अनुसूची पूछ रहा है, मतलब 5th शेड्यूल जो है तो किससे रिलेटेड है, विशिष्ट समूह के लोगों के शासन। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो आप बताओ, अभी हमने पढ़ा किससे था, तो शेड्यूल किससे था, शेड्यूल कास्ट से था, मतलब कि अनुसूचित जनजाति, ठीक है, मतलब ट्राइब्स, शेड्यूल ट्राइब्स था, माफ करना, अनुसूचित जाति नहीं, शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस और किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। अब देखो, बेसिक स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा था शुरू में, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर, इसको कहा जाता है मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखो इसमें आप याद रखना कि जो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाती है तो इसमें थोड़ा सा समझ लो कि जैसे कि शुरू में समस्या ये हुआ कि जो प्रियम्बल है वो जैसे कि सरकार, गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको अधिकार है संविधान में संशोधन करने का, लेकिन केंद्र सरकार किसी भी चीज़ में संशोधन कर दे रही थी। तो काफ़ी विवाद चला था, सुप्रीम कोर्ट कहता था कि भाई केंद्र सरकार को अधिकार जो है संविधान में मतलब तय करना था कि कहाँ तक संशोधन कर सकते हैं, क्या कुछ भी बदल सकते हैं या क्या बदलेंगे या नहीं बदल सकते हैं। तब ये मतलब एक तरह का समस्या था उस समय। तो उसी समय जो है बेसिक स्ट्रक्चर का बात जो है संविधान सुप्रीम कोर्ट ने दिया 1973 में, है ना, जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज जब चल रहा था, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज के टाइम में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया। इसका मतलब ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई देखो, केंद्र सरकार को कहा कि भाई आप संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हो, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, जो मूल ढांचा है संविधान का, उसको आप नष्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको इसमें क्या है, भारतीय, इसका आंसर हो गया बी, केशवानंद भारती बना केरल राज। बाकी इन सब चीज़ों के बारे में पढ़िएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। देखो इसमें ना हमने सिर्फ 69th क्वेश्चन को ही हमने ऐड किया था, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट टाइम से हम लोग क्या करेंगे कि छोटा छोटा 2-2 साल का ही क्वेश्चन ऐड कर लेगा, जल्दी, क्योंकि हमें जल्दी निपटाना भी है। तो इसमें देखो दिया हुआ कि एक तरफ राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और वो उनका स्थापना कब हुआ था। देखो इस बार यूपीएससी जो एग्ज़ाम हुआ था इस बार, उसमें भी ये सारे ये पूछा हुआ था। तो आजकल हमें, मुझे लगता है कि फैक्ट्स याद भी रखना पड़ेगा। आप लोग फैक्ट्स याद रखो काफ़ी, अगर यूपीएससी के एग्ज़ाम देते हो तब भी, और बीपीएससी के देते हो तब याद तो करना ही है, फैक्ट्स तो आता ही है, सब का सब तो फैक्ट्स ही हैं। तो इसमें देखो दिया हुआ था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये मार्क्सवादी था, कम्युनिस्ट, है ना, और ये था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये अलग था, ये कम्युनिस्ट था, ये मार्क्सवादी पार्टी था। अब बहुजन समाज पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, है ना। अब देखो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो था पार्टी, ये 1964 में बना था, ये सही है। क्या करना है, ये मिलान करना है, तो सही नहीं, मिलान कर लेते हैं, सही से नहीं, ये मिला लेते हैं, तो एक का तो ये हो गया, ठीक, मिनट ऐसे कर लेते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी ये दूसरी था, वो उसमें जो है ये कब हुआ था, तो इसका है 1925, तो इसको यहाँ मिला लेते हैं। और बहुजन समाज पार्टी जो है ये बना था 1984 में, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है ये इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो एक लास्ट बच रहा है 1998 में। तो अब ऐसे मिलाओ, अब इसी से आंसर निकालते हैं। देखो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ए का 1, ठीक है, बी का 3, सी का 4, आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है ये, एक मिनट,
किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? जैसे देखो बताओ, पार्लियामेंट हो या राज्यों का जो विधानसभा हो या विधानमंडल हो या राज्यसभा हो, तो वहाँ पे जो है ना कोई भी नेता, देखो हमारे यहाँ काफ़ी लॉट ऑफ डाइवर्सिटी है, कल्चरल भी और हर आधार पे, और अब बहुत बड़ा देश है हमारा, तो यहाँ पर डाइवर्सिटी भी है, अलग अलग तरह के लोगों का बोलने का तरीका, लैंग्वेज अलग है, मातृभाषा अलग है। तो सभी लोग सभी लैंग्वेज नहीं समझ पाते, बहुत लोग इंग्लिश नहीं जानते, साउथी लोग अधिक इंग्लिश बोलते हैं और उनका अपना मातृभाषा भी है। तो हमारे संविधान में ये प्रावधान दिया गया है कि जो लोग अगर इंग्लिश बोलने में सक्षम नहीं हैं या हिंदी बोलने में प्रॉब्लम है, तो वो लोग क्या करेंगे, अपनी मातृभाषा में अपनी बातें रख सकते हैं। तो इस चीज़ को ऐड किया गया है किस आर्टिकल में, तो 120(1) में ऐड किया गया है। ठीक है, ऐसे करके आप आर्टिकल्स को याद रखेंगे, और कोशिश करूँगा कि आर्टिकल अभी 1-2 वीडियो लाऊंगा, उसमें इम्पोर्टेंट आर्टिकल जैसे कि राष्ट्रपति का हो, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, है ना, इन लोगों से संबंधित जो आर्टिकल इम्पोर्टेंट है उसको देखा जाएगा, है ना, और धीरे धीरे सारी चीज़ों करेंगे। और आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग बार बार इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस किया करें, और जितने भी क्वेश्चन आपको मिल पाए, PYQ तो ठीक ही है, बाकी मॉक टेस्ट भी जो होता है उसको ज्वाइन करिए, किसी का भी जो अच्छा हो, देखने में सही क्वेश्चन हो। जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।